हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चे बहुत शाई फील करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी शाई फील करते हैं चैप्टर को पढ़ाने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीट में भी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ क्या है। अभी तक हम पढ़ते थे कि फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसमें एक एस्पेक्ट और जोड़ दिया है, बिहेवियर का। सो नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेल्थ। अब इंडिया पहला ऐसा कंट्री था दुनिया में जिसने एक्शन प्लान स्टार्ट किया नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग का 1951 में, जस्ट 4 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप सोच के देखिए, टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज एंड फीमेल्स। थ्रू दिस मेन एम क्या था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को मार्जिनली ही सही कम लाया जाए, कम किया जाए। और ये जो RCH प्रोग्राम्स हैं, ये सारे के सारे वाइडर एरियाज को कवर करते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अब क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों होती है कि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए। अब वो चाहे प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो मास मीडिया के थ्रू हो, ऑडियो विजुअल्स के थ्रू हो। अवेयरनेस जो STDs हैं लाइक एड्स, या जो हाइजीन है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए। सेक्स एजुकेशन कंपलसरी की जाए स्कूल्स में, बिकॉज जो टैबू है हमारे सोसाइटी में उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का, टीचर्स का और फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चा जैसे एडल्सेंट एज में आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम उनको कंसल्ट करना, उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। और उसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की, लाइक एमनियोसेंटेसिस, एक बहुत अच्छी टेक्निक थी जो फीटस जो कि वूम में है, मदर की बॉडी में है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए बनाया गया था। इससे बहुत सारे डिजीजेज या डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया का पता लगाया जा सकता था। बट पीपल स्टार्ट मिस यूजिंग इट। उन्होंने इस टेक्निक को सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक बना दिया, जहाँ पे वो सेक्स ऑफ द चाइल्ड फाइंड आउट करते थे, जिससे जो फीमेल फिटिसाइड थे वो बढ़ गए थे। सो इसको अब लीगली बैन कर दिया गया है इंडिया में। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइडली यूज जो है वो है सहेली, जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डेवलप की गई है। वंस इन ए वीक है, नॉन स्टेरॉयडल है, इजीली अवेलेबल है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, सोसाइटी को। सीधी सी बात है, जो कपल्स हैं उनको स्मॉल फैमिलीज़ के लिए बढ़ावा दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाए, केयर एंड क्योर ऑफ STDs हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। और जो मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हैं, जो घरों पे दाई जो डिलीवरीज करवा देती थी, उससे बहुत ज़्यादा मैटरनल डेथ होती थी। तो इन सब स्टेप्स को अडॉप्ट करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बच्चों, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लिविंग कंडीशंस अच्छी हों और हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर मिले। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 7.2 बिलियन पहुंच गई है। और इंडिया की पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 350 मिलियन थी, वो 2011 के सेंसस में 1.2 बिलियन हो गई थी। और प्रेजेंटली हमने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, 150 करोड़ हम लगभग पहुंचने वाले हैं। तो ये अलार्मिंग सिग्नल है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है उससे ना तो लिविंग कंडीशन अच्छी रहेंगी और ना मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाएंगी। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। 2011 का सेंसस बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से भी कम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। दो पैरामीटर्स हैं, मोटिवेशन स्मॉल फैमिलीज के लिए और
ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़, बिकॉज जो अलार्मिंग ग्रोथ रेट है उससे हमें तीन मेजर प्रॉब्लम्स होने वाली, जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की, ना खाना मिलेगा, ना रहने को जगह मिलेगी, ना पहनने को कपड़ा मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लॉथ और शेल्टर, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होने वाली हैं। तो इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये स्लोगन जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, हम दो हमारे दो। अब तो बल्कि वन चाइल्ड होम आ गया है, जो वर्किंग क्लास है, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो मैरिज की एज है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इन मेथड्स के थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, जो इजीली अवेलेबल हो बच्चों, यूजर फ्रेंडली हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, साइड इफेक्ट ना हो जिसका, और जो सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट को इंटरफेयर ना कर पाए, वो होती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स हो सकते हैं, जो बहुत टाइम से लोग यूज़ कर रहे थे। कुछ बैरियर मेथड्स हैं कॉन्डोम्स और डायफ्राम के फॉर्म में। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, वजाइनल पिल्स भी होती हैं, हमने सहेली की बात करी अभी। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स हैं जिनमें हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया जाता है। और इसके अलावा परमानेंट मेथड्स, जिनको हम सर्जिकल मेथड्स भी कहते हैं, वो है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के फॉर्म में। तो इनमें से जो भी मेथड इजीली कपल्स अडेप्ट कर पाएँ उनके लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड आता है नेचुरल मेथड। ये लोग क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन इनके चांसेस के फेलियर बहुत हाई है। और इनका जो बेसिक प्रिंसिपल था बच्चों, था कि भाई जो स्पर्म और जो ओवम है उनकी मैटिंग नहीं हो पाती। इनमें सबसे पहला मेथड आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कि जो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हमें पता हो कि भाई ओवुलेशन होता है 14th डे को, और एग सेल 48 आवर्स तक से ज़्यादा सर्वाइव कर नहीं सकती। तो 14 से 16 डे मैक्सिमम। तो लोग में मानते हैं कि 10 से 17 दिन जो होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो ये एक मेथड है। दूसरा है विड्रॉल मेथड, जिसको कोइटस इंटरप्रेटस कहते हैं, कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले जो पीनस है उसको वजाइना से बाहर निकाल लिया जाए। थर्ड मेथड इज लैक्टेशनल एमनोरिया, जब लैक्टेटिंग फीमेल्स में मेंसेस नहीं होते हैं, तो ओवुलेशन और मेंसेस नहीं होगा तो चांसेस प्रेगनेंसी के घट जाते हैं। लेकिन ये जो मेथड है लैक्टेशनल एमनोरिया, ये सिर्फ 6 मंथ तक इफेक्टिव होता है। और विड्रॉल मेथड का भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको याद हो तो जो बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले ही कुछ स्पर्म्स रिलीज कर देता है, एंड वन स्पर्म इज इफेक्टिव टू कोज फर्टिलाइजेशन। तो फेलियर हो गया ना। बैरियर मेथड में आते हैं बच्चे, कॉन्डोम सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है इंडिया में, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो, जो फिजिकल मैटिंग रोकते हैं मेल और फीमेल गैमीट की। तो जो कॉन्डोम्स हैं लेटेक्स के बने होते हैं, मेल्स में पीनस के ऊपर उनको वियर किया जाता है, फीमेल्स में सर्विक्स या वजाइना वजाइना के एरिया में। तो ये सेल्फ स्टेरलाइज्ड होते हैं, प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं एसटीडी से, जैसे कि एड्स है। निरोध एक बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन कंडोम ब्रांड है इंडिया में मेल्स के लिए, जो वेंडिंग मशीन पे भी अवेलेबल होता है। उसके बाद अगला जो मेथड आ जाता है वो है डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स के फॉर्म में। ये सारे के सारे रबर के बने हुए होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट किए जाते हैं, जो सर्विक्स को कवर करते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, कॉन्डोम्स इरिवर्सिबल होते हैं बट ये रिवर्सिबल हैं, और ये भी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं सर्विक्स के थ्रू। इसके अलावा जेलीज, फोम्स और कुछ क्रीम्स भी यूज़ की जाती हैं इनके साथ साथ। अब बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में, जो कि डॉक्टर्स
एडवाइस करते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प से इनको यूज़ किया जाता है। ये फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं स्पर्म्स का। प्रेजेंटली अवेलेबल हैं दो फॉर्म में, नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड, जिसको कॉपर रिलीजिंग आयोडीज भी कहते हैं। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं, जो स्पेसिंग चाहती हैं अपने बच्चों में। तो जो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं उनमें सबसे कॉमन है लिपीज लूप, और कॉपर कंटेनिंग आयोडीज में आता है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। इनमें जो कॉपर आयंस होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्योंकि जो हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज हैं जैसे LNJ-20 या प्रोजेस्टेरेट, वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर स्पर्म्स, और जो सर्विक्स है वो हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म्स के लिए। तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज है इनमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि एक्सपर्ट की हेल्प से ही इनको यूज़ करना चाहिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन का, जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। नॉर्मली जो पहले यूज करते थे एक कॉमन ब्रांड आता था मालाडी, टेकन ओरली फॉर 21 डेज एक्सेप्ट फॉर 7 डेज ऑफ मेंसेस। ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं। ये काम कैसे करते हैं, वो ये चेंज कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को, जिससे जो स्पर्म की एंट्री है वो रुक जाती है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर होते हैं। इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स सिमिलर होते हैं, पिल्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको लेना होता है। ये भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, जो इमरजेंसी या आई पिल या मॉर्निंग पिल्स भी इनको कहा जाता है। पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देते हैं। कई बार रेप विक्टिम्स या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है, अनअवॉइडेबल सेक्स हो जाता है, तो उस केस में विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इनको लिया जा सकता है। उसके बाद आता है परमानेंट मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड या सर्जिकल मेथड्स। ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट हाईली इफेक्टिव है बट परमानेंट मेथड है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मेल में इसको कहा जाएगा वैसेक्टोमी और फीमेल्स में इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वैसे डिफरेंस का पार्ट रिमूव करके उसको बांध दिया जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी में जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके पार्ट को कट कर दिया जाता है और फिर बांध दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कुछ फीमेल्स में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, तो ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए, बट ये इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। अब बात आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस अबॉर्शन किसको कहते हैं। जो वॉलेंट्री प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए बिफोर फुल टर्म, उसको कहते हैं MTP। हर साल 50 मिलियन से ज़्यादा MTPs किए जाते हैं, जो 1/5 है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का। गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया 1971 में। क्यों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फीटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, या रेप विक्टिम्स हैं, या मदर या फीटस की जान को खतरा है, उस केस में MTP अलाउ की जाती है, बट इट इज़ इफेक्टिव ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर ये किया जाता है तो बहुत रिस्की हो जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, जिनको वेनरेबल डिजीजेज STD या VDs भी कहा जाता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और मेजर थ्रेट हैं सोसाइटी के लिए। ये शेयरिंग इंजेक्शन से हो सकते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकते हैं, या इन्फेक्टेड मदर से उसके फीटस में हो सकते हैं। सारे के सारे क्यूरेबल नहीं होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल वार्ड्स है, या HIV इन्फेक्शन जिसको हम एड्स भी कहते हैं, दे आर नॉट क्यूरेबल। लेकिन जो बैक्टीरियल STDs हैं नॉर्मली वो क्योरेबल हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉपर मेडिकेशन किया जाए तो ठीक हो सकती हैं। तो पहले आती है कि भाई अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि बाद में तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। पहले में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा, पेन होगा, स्वेलिंग जेनाइटल ऑर्गन्स में हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी
क्या होती है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके कहीं दूसरी जगह पे होता है, इनफर्टिलिटी हो जाए और कैंसर हो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, ये सारी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ हो सकती हैं। पीआईडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है और अबॉर्शंस, ये सारी कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली होती हैं अगर इनको टाइमली ट्रीट ना किया जाए। एसटीडीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान देने की बात है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स ना हो, कॉन्डोम्स को यूज़ किया जाए, अगर डाउट हो तो एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या होती है? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है ये। इनफर्टिलिटी इनेबिलिटी है टू प्रोड्यूस यंग वंस इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इट कैन बी डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। फिजिकल या कंजेनाइटल डिजीजेज, ड्रग्स, साइकोलॉजिकल रीजन से इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो इसके लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं जिनको हम आर्ट कहते हैं। उनमें से एक है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड द बॉडी, सिमिलर टू नेचुरल प्रोसेस, बस उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो फीमेल है वहाँ से ओवा लिया जाता है, वाइफ भी हो सकती है, डोनर भी हो सकती है। सिमिलरली स्पर्म मेल का भी हो सकता है, हस्बैंड का भी हो सकता है, किसी डोनर का हो सकता है। दोनों को फ्यूज़ करवाया जाएगा, जायगोट बन जाएगा। लैब कंडीशंस में ये प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज होने दिया जाता है 8 सेल स्टेज तक। उसके बाद या तो यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देंगे तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो जो बनते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, वो यूज़ किए जा सकते हैं ऐसी फीमेल्स के लिए भी जो कंसीव नहीं कर सकती। एक और मेथड है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको जिफ्ट कहा जाता है, कि जो डोनर फीमेल है उसमें ओवम को ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जो ऐसी फीमेल्स में जहाँ जो प्रोड्यूस एग सेल तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन जो उसका बाकी बॉडी है वो सुटेबल है फॉर गिविंग बर्थ टू यंग वन, तो वहाँ पे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। फिर जायगोट की फेटस बनता है एंड नॉर्मल डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर जेस्टेशन पीरियड। इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को ही डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एग सेल में, ओवम में। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन है तो फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों में जिसमें स्पर्म काउंट कम है उसके लिए यूज किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है इसमें, कि जो सीमन है हस्बैंड का या हेल्दी डोनर का, वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया वजाइना में या यूट्रस में, तो उसको कह देते हैं, अगर यूट्रस में होगा तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो होप आपको अब चीज़ें समझ आई होंगी। टैबू नहीं क्रिएट करना है, जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो। एंड एज ए साइंस स्टूडेंट आपकी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी समझना है और आपको लोगों को भी अवेयर करना है। एसटीडीज बहुत सीरियस प्रॉब्लम है बच्चों, और अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बोर्ड में भी और नीट एग्ज़ाम में भी हर बार इससे क्वेश्चन आता है। तो आपको शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, अपने टीचर से भी कंसल्ट करना है। जो भी डाउट है वो भी उनसे क्लियरली पूछने हैं, अदरवाइज आपका लॉस है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।